ये कहानी उस शहर की है जो सपनों से नहीं साये से भी बना है, मुंबई। जहां कभी हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलियार के नाम दबी जुबान में लिए जाते थे। तस्करी थी पर एक संतुलन था, डर था पर एक नियम भी था। फिर एंट्री हुई दाऊद इब्राहिम की और अंडरवर्ल्ड ने उसूल नहीं जंग चुनी। गोलियों ने फैसले लिखे। 1993 के धमाकों के वक्त को परछाई बनकर सरहद पार चला गया और पीछे छोड़ गया टूटती सल्तनत। उभरे नए चेहरे, छोटा राजन, अरुण गवली, फिर पुलिस एनकाउंटरों ने पुराने खेल की पटकथा बदल दी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब लॉरेंस गैंग की धमक मुंबई की उसी धरती पर साफ सुनाई दे रही है। तो क्या डॉन रिटर्न्स के इस चैप्टर में मुंबई फिर से उसी अंधेरे में डूब रही है? टाइम रहते अगर तुम दोनों लाइफ नहीं है ना, तुम्हारा वो इलाज करेंगे, तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां बैठेंगी। मुंबई, यहाँ रात सिर्फ होती नहीं, राज करती है। कभी शहर की सांसें कुछ नामों की मुट्ठी में कैद थी। फैसले अदालतों में नहीं, अंधेरी गलियों में लिखे जाते थे। साम्राज्य बने, धोखे हुए, गोलियां चली और फिर सब खामोश हो गया। लोग समझे कहानी खत्म हो गई, लेकिन इस शहर में कहानियां मरती नहीं, वो इंतजार करती है, क्योंकि जब अंधेरा लौटता है तो वो खाली हाथ नहीं आता। टाइम रहते अगर तुम दोनों लाइफ नहीं है ना, तुम्हारा वो इलाज करेंगे, तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां बैठेंगी। ये कहानी है उस अंधेरी सल्तनत की जहां ताज सोने का नहीं, खून का होता है। जुर्म की वो जागीर जिसे विरासत में नहीं, छीन कर हासिल किया जाता है। यहाँ रिश्ते नहीं, रंजिशें पलती हैं। भरोसा नहीं, बारूद बोया जाता है। वर्चस्व की लकीर स्याही से नहीं, गोलियों से खींची जाती है। एक नाम गिरता है तो दूसरा उसके मलबे पर खड़ा हो जाता है। शहर बदलता है, चेहरे बदलते हैं, लेकिन खेल वही रहता है। और इस खेल में जिंदा वही रहता है जो डर पैदा करना जानता है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड में इंसाफ नहीं होता, सिर्फ हिसाब होता है। किसी समय अंडरवर्ल्ड की सरजमी पर गुनाहों का साम्राज्य चलाने के लिए गोलियों की भाषा बोली जाती थी। नाम फुसफुसा कर लिए जाते थे और दुश्मनी खुलकर की जाती थी। बंदूकें फैसला करती थी और डर ही असली पहचान हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। चेहरे बदले, तरीका बदला और जुर्म करने का एक अलग अंदाज बना। लेकिन कैसे? इसे जानने के लिए मायानगरी मुंबई के उस अतीत में जाना होगा जहां पर किसी समय जुर्म की दुनिया में लंबी कड़ियां जुड़ा करती थीं। $1960 और 1970 का दशक। मुंबई तब भी सपनों की नगरी थी, लेकिन उन्हीं सपनों की छाया में एक दूसरी दुनिया आकार ले रही थी। बंदरगाहों पर उतरता सोना, तस्करी के रास्तों से बहता काला धन और कानून की पकड़ से दूर बनती समानांतर सत्ता। ये वो समय था जब अपराध संगठित हुआ और अंडरवर्ल्ड ने पहली बार खुद को एक सिस्टम की तरह स्थापित किया। इस काले अध्याय के 3 चेहरे थे, हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलियार। तीनों की अलग अलग पहचान, अलग अलग रुतबा, अलग अलग काम करने का तरीका, लेकिन मकसद एक। तीनों के रास्ते अलग थे। एक ने तस्करी को कारोबार बनाया, दूसरे ने डर को अदालत बनाया, तीसरे ने नेटवर्क को ढाल बनाया। लेकिन मंजिल एक ही थी, मुंबई की नसों पर पकड़। बंदरगाह से बाजार तक, गलियों से सत्ता तक, शहर की धड़कन पर राज करना। हाजी मस्तान, जो तस्करी को कारोबार की शक्ल देने वाला पहला बड़ा नाम बना। सफेद कपड़े, ऊंची पहुंच, फिल्मी दुनिया से रिश्ते और बंदरगाह से सीधा सत्ता के गलियारों तक असर। करीम लाला पठान गैंग का सरगना। उसके दरबार में फैसले होते थे, विवाद सुलझाए जाते थे। और फिर आया वरदराजन मुदलियार, दक्षिण भारतीय नेटवर्क का वो चेहरा जिसने माटुंगा और आसपास के इलाकों को अपने प्रभाव क्षेत्र में बदल दिया। वरदराजन मुदलियार का साम्राज्य सिर्फ तस्करी तक सीमित नहीं था। जुए के अड्डे, अवैध कारोबार और स्थानीय इलाकों में अच्छी पकड़ बना के रखे थे। वरदराजन ने अंडरवर्ल्ड को एक नया चेहरा नहीं, बल्कि अंडरवर्ल्ड को एक नया स्ट्रक्चर दिया था। ये तीनों नाम अलग थे, लेकिन लक्ष्य एक, मुंबई की नब्ज पर हाथ रखना।
और यहीं से उस खेल की बुनियाद पड़ी जिसने आने वाले दशकों में शहर को गोलियों, गैंग वॉर और दहशत की राजधानी बना दिया। ये वो दौर था जब मुंबई की अंडरवर्ल्ड सत्ता 3 हिस्सों में बटी हुई थी। करीम लाला, हाजी मस्तान और वरदराजन मुदलियार, तीनों अपने अपने इलाकों के बेताज बादशाह माने जाते थे। सीमाएं तय थी, दायरे स्पष्ट थे, इसलिए टकराव कम और संतुलन ज्यादा था। बंदरगाह, बाजार और बस्तियां हर हिस्से पर अलग पकड़ थी। यही बंटवारा उस समय खून खराबे को रोकता भी था और ताकत का संतुलन बनाए रखता था। इसी दौर में एक और नाम खामोशी से ताकत बटोरता रहा, यूसुफ पटेल। तस्करी की दुनिया में उसे स्मगलिंग का किंग कहा जाता था। बंदरगाह की हलचल, समुद्री रास्तों की खबर और माल के गुप्त ठिकाने, सब पर उसकी गहरी पकड़ मानी जाती थी। सोने और इलेक्ट्रॉनिक्स की खेपें किन रास्तों से आएंगी, किस हद तक पहुंचेंगी, ये खेल वो परछाइयों में रहकर खेलता था। शोर कम, असर ज्यादा, यही उसकी पहचान थी। लेकिन एक पहचान वक्त की भी होती है, जो हमेशा एक सा नहीं रहता। जैसे जैसे 70 का दशक ढलने लगा, हालात भी बदलने लगे। कानून की पकड़ मजबूत हुई, राजनीतिक समीकरण बदले और नई पीढ़ी के चेहरे अपराध की दुनिया में कदम रखने लगे। पुराने समझौते रेखाएं धुंधली होने लगी, वफादारियां टूटने लगी, महत्वाकांक्षाएं सिर उठाने लगी। जो संतुलन कभी खून खराबे को रोकता था, वही धीरे धीरे दरकने लगा। अंडरवर्ल्ड अब सिर्फ तस्करी तक सीमित नहीं रह गया था, उसमें रियल एस्टेट, वसूली और अवैध कारोबार का खेल शुरू हो चुका था। मुंबई के अंधेरी दुनिया में अंडरवर्ल्ड अब काफी हिंसक तरीके से दाखिल हो चुका था। वक्त तेजी से बदल रहा था और इसी बदलते दौर में उभरा एक और नाम, बाबू रेशम। 70 और 80 के दशक में मुंबई के उपनगरीय इलाकों में उसका अच्छा खासा असर माना जाता था। तस्करी से लेकर जमीन के विवादों तक कई मामलों में उसकी दखल की चर्चा होती थी। वो स्थानीय नेटवर्क के सहारे अपनी पकड़ मजबूत करता गया। लेकिन अंडरवर्ल्ड की दुनिया में सत्ता स्थायी नहीं होती और आखिरकार एक हिंसक वारदात में उसकी कहानी भी खत्म हो गई। मुंबई का डॉन बनने की चाह में कई पुलिस की गोलियों का शिकार हुए, कई गैंग वॉर में मारे गए और कई जेल की सलाखों के पीछे। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा चैप्टर शुरू होता है इस नाम से। 80 के दशक में मुंबई की अंडरवर्ल्ड कहानी ने नया मोड़ लिया और उस मोड़ पर खड़ा था एक नाम, दाऊद इब्राहिम कासकर। पुलिस कांस्टेबल के घर जन्मा ये लड़का जल्द ही तस्करी की दुनिया में एक्टिव हुआ। अपने भाई शब्बीर के साथ उसने नेटवर्क खड़ा किया और फिर शुरू हुई गैंग वॉर की खूनी दास्तान। पुराने वर्चस्व को चुनौती मिली, इलाकों की लकीरें टूटी और डी कंपनी नाम का एक संगठित ढांचा उभरा। समय के साथ उसका नेटवर्क सीमाओं के पार तक फैल गया। लेकिन एक कद दाऊद ने आखिर कैसे हासिल किया, कैसे वो मोस्ट वांटेड बन गया, इसकी भी एक कहानी है जिसका सिरा जुड़ता है उस नरसंहार से जिसे दाऊद की डी कंपनी ने अंजाम दिया। दाऊद का उभार सिर्फ किस्मत का खेल नहीं था, ये खूनी गैंगवार की आग में तपकर बना वर्चस्व था। तस्करी से शुरुआत करने वाला दाऊद जब अंडरवर्ल्ड में तेजी से आगे बढ़ने लगा तो उसका सीधा टकराव उस वक्त के स्थापित नामों से हुआ। कहा जाता है कि उसके भाई शब्बीर की हत्या के बाद ये दुश्मनी खुली जंग में बदल गई। बदले की इस लड़ाई ने मुंबई की सड़कों को गोलियों की आवाज से भर दिया। इसी दौर में डी कंपनी एक संगठित आपराधिक नेटवर्क के तौर पर उभरी, जिसने वसूली, सुपारी और अंतरराष्ट्रीय तस्करी तक अपना दायरा फैलाया। पुराने चेहरों के पीछे हटने और समीकरण बदलने के साथ दाऊद का कद बढ़ता गया। 80 के दशक के अंत तक वो मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे प्रभावशाली नाम बन चुका था। लेकिन 1993 के सीरियल ब्लास्ट के बाद उसका नाम वैश्विक स्तर पर सामने आया। जांच एजेंसियों के मुताबिक धमाके से पहले ही वो देश छोड़कर भाग गया। इसके बाद मुंबई की अंडरवर्ल्ड कहानी स्थानीय नहीं रही, अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क और आतंक के साए में बदल गई। दाऊद भले ही बाहर था, लेकिन उसकी परछाई मुंबई की गलियों पर अब भी मंडरा रही थी। डी कंपनी की कमान संभाली उसके सबसे भरोसेमंद चेहरे छोटा शकील ने। वसूली से लेकर सुपारी किलिंग तक हर ऑपरेशन उसकी निगरानी में चलता था। डर का नेटवर्क फोन कॉल से फैलता था और फैसले दूर बैठकर भी सुनाए जाते थे। लेकिन इसी दौर में दरार पड़ी। छोटा राजन, जो कभी दाऊद का दाया हाथ माना जाता था, 1993 के धमाकों के बाद अलग राह पर चल पड़ा। दुश्मनी खुली जंग में बदली। राजन ने खुद को हिंदू डॉन के तौर पर पेश किया
और टी कंपनी को सीधी चुनौती दी। मुंबई का अंडरवर्ल्ड अब दो खेमों में बंट चुका था। एक तरफ विदेश से संचालित साम्राज्य, दूसरी तरफ बदले की आग में जलता बागी। और शहर वो फिर से गोलियों की गूंज सुनने लगा था। मायानगरी के इसी रक्त चरित्र के बीच अरुण गवली की एंट्री होती है, जब बड़े डॉन देश छोड़ चुके थे और अंडरवर्ल्ड की कमान परछाइयों से चल रही थी। उसी खालीपन में उभरा एक नया नाम, अरुण गवली। 17 जुलाई 1955 को अहमदनगर के कोपरकर गांव में जन्मा यह शख्स मुंबई की दगड़ी चौल से अपना साम्राज्य चलाता था। लोग उसे डैडी कहते थे। दगड़ी चौल सिर्फ उसका घर नहीं, उसका किला था। ऊंचे दरवाजे, हथियार बंद पहरा और भीतर बैठा एक ऐसा सरगना जिसके इशारों पर हफ्ता, रंगदारी और सुपारी का खेल चलता था। उस दौर में जब अमर नाइक मुठभेड़ में मारा गया और अश्विन नाइक गिरफ्तार हुआ, तब मुंबई के अंडरवर्ल्ड दुनिया में गवली अकेला बड़ा चेहरा बचा। लेकिन बढ़ती ताकत के साथ दुश्मन बढ़े और पुलिस का शिकंजा भी। रास्ता बचाने के लिए गवली ने राजनीति का दामन थामा। 2004 में पार्टी बनाई, विधायक बनने की कोशिश की, मगर कानून की पकड़ से वो बच नहीं सका। 2008 के हत्या मामले में उम्र कैद की सजा ने उसके साम्राज्य पर विराम लगा दिया।